हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM की बात करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे मैकेनिक्स का और सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इजी भी है, बट बेसिकली बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैंने अभी तक जो भी सीखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसको मैं इस वीडियो लेक्चर में उस सारे मेरी नॉलेज का निचोड़ एक तरीके से आपके सामने शेयर करूँगी, जिससे आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इससे पहले मैंने मैकेनिक्स की काफ़ी वीडियोस बना लिए हैं, 6-7 वीडियोस आई थिंक हो गए होंगे, तो नहीं 7 तो आई थिंक 6 वीडियो लेक्चर तो हो गए होंगे। तो उन सारे वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें वहाँ से देख के क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इलास्टिसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर की सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। कैसा पीरियोडिक मोशन है? टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट एकदम आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल जैसे एक पेंडुलम जब मूव करता है तो ऐसे मूव करता रहता है। घड़ी आप लोग देखो, जब जो पेंडुलम वाली घड़ियाँ आती थी पहले, तो उसमें क्या होता है, एक पेंडुलम लगा होता था, वो ऐसे ऐसे मूव करता था। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था, डिस्प्लेसमेंट उसका मिनिमम होना चाहिए। अगर देखिए मिनिमम क्यों कह रहे हैं, अगर मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ये अपनी मेन पोजीशन से मान लीजिए इतना वो हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो फिर यहाँ पे एक तरीके से वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा, और सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका सबसे मिनिमम होना चाहिए। कम से कम डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में हमारा मूव करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हमें इस सिंपल हार्मोनिक का मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में होता है, सर्कुलर नहीं होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होना चाहिए। और ये तो हम एक पेंडुलम के थ्रू आपको समझाएं कि डिस्प्लेसमेंट इसका मिनिमम होना चाहिए, तो क्योंकि ऐसे अगर धीरे धीरे वो मूव करेगा तो एक तरीके से लगेगा कि स्ट्रेट लाइन बता रहा है, एक तरीके से ऐसा लगेगा स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ नहीं बनना चाहिए। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है। अब बात करते हैं, अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन कहें तो स्ट्रेट लाइन में हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x = a sin ω t + फाई। ठीक है, a sin ω t + फाई। x क्या है? x क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, उसे हम x कहेंगे। a हमारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई पार्टिकल। एक पार्टिकल जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अर्ली देखते हैं कि कितना जो है उसका हमारी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। मेन ऑब्जेक्टिव यहीं से बन सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा कहाँ होगा। तो देखिए, वेलोसिटी का हम लोग सॉल्व करने, इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसकी हमारी वैल्यू निकल के आती है v = ω√a² - x²। अब ये a और कुछ नहीं है, ये वही एम्पलीट्यूड है जो यहाँ मैंने कैपिटल A में लिखा है। बहुत जगह इसे a से भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सुविधा के लिए मैंने जो है इसे कैपिटल A ही कर लिया है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो ये A हमारा एम्पलीट्यूड ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये देखिए, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। मान लीजिए ये जो पार्टिकल हमारा है, क्योंकि अब हम स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीन पोजीशन से मान लीजिए सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जो है, जहाँ तक वो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, तो उसे हम लोग A कहेंगे। ठीक है, वही हमारा एम्पलीट्यूड होगा, वही हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये x की वैल्यूज़ होती है, ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है। तो x की वैल्यूज़ जो है a - a ऐसे पुटअप करेंगे हम लोग। ठीक है, वेलोसिटी की ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग x = a रख दें। a मतलब मान लीजिए अपने पार्टिकल जो है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर चुका, जितना वो ज़्यादा जा सकता था उतना वो चला गया। अगर वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी तो वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी।
वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब कि अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। तो यहाँ पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। ठीक है, इसी तरह अगर x = 0 कर दे, यानी कि मीन पोजीशन पे ही अगर हम देखें तो मीन पोजीशन से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी x की वैल्यू 0 कर देंगे तो v = ω आ जाएगा। ठीक है, तो v पे यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन a = होता है -ω²x। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ हम लोग रखेंगे और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखेंगे। अगर हम x की देखिए a वैल्यू रख दें, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे x = a रखेंगे तो a पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन पे यानी x की वैल्यू 0 रख देंगे, मतलब कि नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर ही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर के लिए और इधर के लिए वही केसेस आपके अप्लाई होंगे। तो ये केस आप लोग याद रखिएगा कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बट एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ये भी एक्सट्रीम है इसका, ये भी एक्सट्रीम है। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन में कितना आपको समय लग रहा है वो टाइम पीरियड होता है। तो एक ऑसिलेशन मतलब कितना, अगर हम पूरे को टी माने, पूरे को अगर हम टाइम पीरियड टी से माने तो मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम तक जाने में कितना इसको समय लगेगा, t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर t/4, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में t/4। तो पूरा मिला के हमारा t टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर ये पोजीशन यहाँ से ये पार्टिकल को जाने में कितना समय लग रहा है, t/4, फिर यहाँ से इस पार्टिकल को आने में कितना समय लग रहा है, +t/4। अब इस मीन पोजीशन से यहाँ तक जाने में इसको लग रहा है +t/4। अब इस एक्सट्रीम से यहाँ तक आने में इसको समय लग रहा है +t/4। तो टोटल टाइम पीरियड मतलब इसका कंप्लीट ऑसिलेशन कैसा माना जाएगा, यहाँ से मतलब इसका अगर पेंडुलम से देखें तो एक बार यहाँ से यहाँ हो ले, फिर यहाँ से यहाँ हो ले, जब मीन पोजीशन दोबारा आ जाएगा तो इसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो t यानी कि 4t/4, अगर 4 से 4 को काटेंगे t, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t। तो इस तरीके से टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी निकालना चाहिए तो फ्रिक्वेंसी = जानते हैं आप लोग 1/t होता है। तो जितना टाइम पीरियड होगा उसका अगर 1 से उसको मतलब डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपका टाइम पीरियड आता है 20 सेकेंड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए 1/20 आपको करनी पड़ेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी आएगा। अब ये तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझे हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ लिखी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनर्जी से रिलेटेड है। मान लीजिए इसमें देखिए कंडीशंस बहुत बन सकती है। अगर कह दिया पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की ओर जा रहा है तो हमारी इक्वेशंस क्या होगी, अगर एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा है तो इक्वेशंस क्या होगी, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में क्या वेरिएशन होगा। अब उन इम्पॉर्टेंट कीज़ की मदद से हम लोग उसको देखते हैं। देखिए अब आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाए, मतलब ये पार्टिकल है, ये मेन पोजीशन से इधर तरफ अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी a sin ωt। जब नेगेटिव x डायरेक्शन की ओर जाए, जब इधर तरफ पार्टिकल जाएगा, जैसे देखिए एरो के थ्रू मैंने बताया है, जब नेगेटिव डायरेक्शन में इधर जाएगा तो उसकी इक्वेशन होगी -a sin ωt, क्योंकि माइनस लगा देंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, यानी कि यहाँ पार्टिकल है, यहाँ से हमारा मीन पोजीशन पे अगर आने की कोशिश कर रहा है तो एक्सट्रीम से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यही इक्वेशन हमारी कॉस में हो जाएगी, x = a cos ωt। और जब पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जाए, यहाँ से अगर मीन की तरफ जा रहा है तो उसकी हो जाएगी -a cos ωt। ठीक है, और फेज डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। बस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई का फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये मैं जिस तरह से मैंने कहा ना, मैं अपनी नॉलेज का पूरा निचोड़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट कीज़ में दे रही हूँ। ये बेसिकली लोग सॉल्व करते हैं कैसे आता है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए एक रामबाण की तरह होगा कि आपको क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट जो है अगर याद रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टाइम पीरियड। देखिए जब पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करे और हाफ एम्पलीट्यूड यानी हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करे तो लगा समय यानी टाइम पीरियड। यानी कि मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल आपका स्टार्ट कर रहा है
यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पार्टिकल आपके हाफ एम्पलीट्यूड तक जाता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं जाना है, हाफ एम्पलीट्यूड तक जाना है। तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, तो उस समय टाइम पीरियड जान लीजिए T/12 होगा, T/12 होगा, T/12 होगा। जितना समय उसको लगेगा, मतलब जितना समय उसका, जितना उसका टाइम पीरियड होगा वो 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा T/12 हो जाएगा। क्योंकि और यहाँ से भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया इस मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक जाने में लगा समय T/4 होता है, हाफ एक्सट्रीम तक जाने में लगा समय T/12 होगा, और इस हाफ एक्सट्रीम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाने में समय T/6 होगा। अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो T/6 ही आएगा। ये एकदम रामबाण है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वेलोसिटी का तो मैंने फंडा आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या होगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t होती है, इसको 1/t को हम एफ भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, k = ½ mv² होता है, ठीक है। v की जगह आप लोग वैल्यू रख दो ओमेगा a² - x², रूट हटाएगा मतलब स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए किया है, उसी तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए भी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए, x की वैल्यूज़ हम लोग 0 रख के देखेंगे और a रख के देखेंगे। तो आप लोग देखोगे एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी और मेन पोजीशन पे क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आप 0 रखोगे, यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो अगर मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और एक्सट्रीम की बात करेंगे तो a रख देंगे तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये एक ग्राफ भी है आपका, इससे भी समझ। और फ्रिक्वेंसी देखो काइनेटिक एनर्जी में 2f होती है, इससे भी आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। मैं आप लोग को बहुत ही जल्दी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शेयर करूँगी जो सही आंसर के साथ, ताकि आपकी उससे भी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। तो ये आप लोग जानो मीन पोजीशन पे क्या होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है। और काइनेटिक वर्सेस टाइम जो है इक्वेशन के फॉर्म में अपना लिखना चाहें तो k = k max cos² ωt होता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी U = ½ kx² होता है। इसी तरह x की वैल्यू 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर क्या कहते हैं a रखोगे तो एक्सट्रीम पे x की वैल्यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए एक्सट्रीम पे मतलब उल्टा चल रहा है, तो ये उल्टा रिलेशन इन लोग में बनता है। यहाँ पे एक्सट्रीम पे क्या था, एक्सट्रीम पे आपकी 0 हो गई थी, यहाँ पे एक्सट्रीम पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, इसमें भी 2f फ्रिक्वेंसी होती है। एक ग्राफ भी आप लोग को शो करते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस तरीके का आप लोग को ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों को कंबाइन ग्राफ देखने को दें तो इस तरीके से कंबाइन ग्राफ मिलता है, और टोटल एनर्जी ½ m² ω² a² होती है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। होप सो आप लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत सी चीज़ें समझ में आई हों। अगर समझ में आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।